हेलो डियर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल। लास्ट के हमने वीडियो में डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप के डेफिनेशंस को, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको उनका बेसिक मीनिंग ज़रूर क्लियर होना चाहिए और उनके जो सेक्शंस हैं वो भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट करेंगे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसका क्या मीनिंग है, क्या उसके फीचर्स हैं और क्या उसके एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। ठीक है, मतलब कोई भी जो अनुबंध है उसके क्या क्या जो हैं महत्वपूर्ण तत्व हैं, हम लोग ये करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट, क्या होता है अनुबंध। तो देखिए सिंपल अगर हम बात करें तो जब भी सबसे इजी और इसकी सबसे मेन डेफिनेशन यही है, एवरी एग्रीमेंट एंड ए प्रॉमिस इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। या फिर ये जो सेक्शन 2H में बताई गई है ना, हमें अभी पढ़ी भी थी लास्ट चैप्टर में, कि सेक्शन 2H के अकॉर्डिंग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो सेक्शन 2H है उसके अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है, अ कॉन्ट्रैक्ट एज एन एग्रीमेंट अनफोर्सिबल बाय लॉ। आपको पता ही है कि अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जो राष्ट्र नियम द्वारा परिवर्तनीय होता है। आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। ओके, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो चीज़ें जो है मेन आती हैं यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज, मतलब टू से ज़्यादा भी हो सकती हैं, तो सबसे पहले एग्रीमेंट का होना ज़रूरी है। और अगर वो एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ हो जाता है तो वो हमारा क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है, और एक एग्रीमेंट को अगर हमने एनफोर्सिएबल बाय लॉ करना है तो ये तभी होगा जब क्या होगा कि इसमें क्या हो कि कई कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं ना जिसको हम नहीं कह सकते कि वो एनफोर्सिएबल बाय लॉ होगा। तो एक कॉन्ट्रैक्ट कैन ओनली बी एनफोर्सिएबल जब एक दूसरे पे लीगल ऑब्लिगेशंस डाले। तो ध्यान रखना जो दो बेसिक एलिमेंट्स है ये अंडरलाइन कर लीजिए, एग्रीमेंट एंड ऑब्लिगेशन। ठीक है, वो एग्रीमेंट होना यानी कि ठहराव होना और उसके ऊपर ऑब्लिगेशंस होना। ठीक है, तो ये हमारे टू फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब जो है देयर मस्ट बी कंसेंसस एट आइडियम। ओके, इडियम यहाँ यानी कि यहाँ पर क्या होना चाहिए हमारे पास, इसका क्या मीनिंग है कंसेंसस एड इडियम का। इसका मतलब ये है कि सामान्य सहमति होनी चाहिए, यानी कि दोनों पार्टीज एक ही बात पर एक ही मीनिंग से सहमत हो। जैसे मान लो अब इसको समझ आएगा आपको, जैसे कि मान लो ए के पास टू बिल्डिंग्स है, नंबर 1 एंड नंबर 2। वो जो है बिल्डिंग नंबर 1 सेल करना चाहता है बी को, जबकि बी क्या परचेज करना चाहता है, बिल्डिंग नंबर 2। तो अब देखो दोनों में बिल्कुल भी सहमति नहीं है, तो यहाँ पर दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। ओके, तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है, इस टर्म का मीनिंग भी ध्यान रखना है। अब हम करेंगे कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में डिफरेंस क्या है। देखो, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। ये स्टेटमेंट आप लोगों से पूछी भी जा सकती है। तो देखो इसका मीनिंग ये है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो एग्रीमेंट्स होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स हो। ओके, ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले तो आप एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग बताएंगे इसमें, जो अभी आपको डेफिनेशन बताई है। ठीक है, तो और उसके बाद एक बात बताइए, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट का आपको पता है एग्रीमेंट जब लीगल होगा, एनफोर्सिएबल बाय लॉ होगा, तभी वो जाके क्या बन सकता है, कॉन्ट्रैक्ट। अभी आपको पता ही है, एक तो एग्रीमेंट होना चाहिए, उसमें कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन होनी चाहिए और एनफोर्सिएबल बाय लॉ होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद एक चीज़ ध्यान रखनी, जो टर्म एग्रीमेंट है ना उसका वाइडर स्कोप है। ठीक है, उसका वाइडर स्कोप रहता है कॉन्ट्रैक्ट से। क्यों? क्योंकि जो एग्रीमेंट है वो रिलीजियस भी हो सकता है, कल्चरल भी हो सकता है, सोशल भी हो सकता है, मॉरल भी हो सकता है। ठीक है, जो एग्रीमेंट है धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, नैतिक भी हो सकता है। लेकिन अगर एग्रीमेंट्स जिनके आप एक चीज़ ध्यान रखना, जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें तो आपको क्या चाहिए, ओनली लीगल ऑब्लिगेशंस चाहिए। ये रिलीजियस, कल्चरल, सोशल, मॉरल हम इसमें नहीं काउंट करेंगे, ये एग्रीमेंट में तो काउंट होंगे। मान लो इसमें एग्जाम्पल से आपको अच्छे से क्लियर होगा कि अरुण जो है अपने फ्रेंड को इन्वाइट करता है टू टी यानी कि चाय के लिए, लेकिन वो लेटर जो मतलब वरुण है उसके इन्विटेशन को एक्सेप्ट भी कर लेता है। ये सोशल एग्रीमेंट है ना, सिंपली आपने अपने फ्रेंड को चाय के लिए इनवाइट किया तो ये सोशल एग्रीमेंट है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ऐसा थोड़े ना कि अगर वो चाय पीने नहीं आएगा तो आप उस पर केस फाइल कर दोगे, ऐसा नहीं हो सकता। ओके,
तो ध्यान रखना कि सारे के सारे एग्रीमेंट्स हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं हो सकते, क्योंकि एग्रीमेंट सोशल नेचर के भी होते हैं और मॉरल नेचर के भी होते हैं, कल्चरल भी होते हैं, रिलीजियस भी होते हैं। इसी वजह से ये वाली स्टेटमेंट जो है बिल्कुल है कि देखो ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, बिल्कुल होता है, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो इंक्लूड ही करता है एग्रीमेंट एलिमेंट को। जब बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। अब हम इनको पढ़ेंगे। देखो ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स की जो हम लोग बात कर रहे हैं कि सभी ठहराव जो है सभी अनुबंध ठहराव होते हैं। तो देखो आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट हम लोगों के पास होना चाहिए, ये तो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसा होता है, जो हमारा एग्रीमेंट के बिना कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, बिकॉज एग्रीमेंट इज द सीने क्वा नॉन, ये लेटिन टर्म है, इसका मतलब बहुत प्राइमरी एसेंशियल एलिमेंट है हमारा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स। और आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट का एक और एलिमेंट क्या है, एमर्जेंस ऑफ लीगल ऑब्लिगेशंस, ओके, यानी कि वैधानिक दायित्व उत्पन्न हो। और आपको पता है कि सारे के सारे एग्रीमेंट्स ऐसे नहीं होते जिनसे लीगल ऑब्लिगेशंस हो। जैसे कि अब ए जो है उसने अपनी कार रिपेयर के लिए, ठीक है, दी बी को, और बी उससे 200 रुपीज़ रिपेयर वर्क के लिए लेता है, तो ए भी एग्री हो गया प्राइस की पेमेंट के लिए और बी भी एग्री हो गया कि वो कार को रिपेयर करेगा। तो ये एग्रीमेंट की वजह से, और देखो इस एग्रीमेंट में दोनों की तरफ ऑब्लिगेशंस आ गई, तो ये कॉन्ट्रैक्ट है। और थर्ड वाइटल एलिमेंट हमारा क्या है कि वो अनफोर्सिएबल बाय लॉ होना चाहिए। अगर एक पार्टी अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं करती है तो दूसरे पास राइट है कि वो कोर्ट जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब एक एग्रीमेंट को कन्वर्ट करना है अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट में, तो क्या क्या कोर एलिमेंट्स हैं, हम कहेंगे कि क्या क्या बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, ठीक है। सबसे पहले एग्रीमेंट आपको पता है प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, इसमें पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। जैसे कॉम्पिटेंसी अभी आप समझेंगे कि जैसे ऐसा नहीं है कोई माइनर होना चाहिए या फिर कोई अनसाउंड माइंड का हो, ये आप पढ़ेंगे, ठीक है। और तीनों जो भी पार्टीज है उनका कंसेंसस होना चाहिए, यानी कि उनमें क्या होनी चाहिए, स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, वैलिड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है, यानी कि प्रतिफल तथा वैधानिक उद्देश्य होने चाहिए। एग्रीमेंट नॉट बीइंग डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ, यानी कि ऐसा नहीं है कि वो वॉइड हो बाय लॉ। एग्रीमेंट बीइंग रिटर्न वेरीफाइड एंड रजिस्टर्ड, ऐसा होना चाहिए कि प्रॉपर रिटर्न वेरीफाइड और रजिस्टर्ड हो। और एग्रीमेंट बीइंग एनफोर्सिएबल बाय लॉ। तो ये सारी हमने बता दिया कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स। अब हम बात करेंगे कि ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कि सारे के सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते हैं। ये अभी मैंने आपको बताया कि देखो जैसे सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे बोलो इनविटेशन टू डिनर, अब मान लो आपने किसी को डिनर पे इनवाइट किया, तो अगर उसका एक्सेप्टेंस भी हो गया, ये एग्रीमेंट्स हैं, अगर वो नहीं आते हैं तो ये नहीं है कि आप लॉ द्वारा इसको वो कर सकते हो बाइंडिंग, ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। एक चीज़ आप लोगों ने ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। अब उसके बाद आप इसके बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे यहाँ पे भी एग्जाम्पल दिया हुआ है कि सौरभ ने गौरव को डिनर पे इनवाइट किया, ये एक टाइप का सोशल एग्रीमेंट है। एक केस देखो, आपके ये जो बिजनेस लॉ सब्जेक्ट है, मतलब बिजनेस लॉ का, इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में या फिर आगे भी जितने भी एक्ट्स पढ़ेंगे, केसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला जो एक केस हुआ है मिस्टर बाल्फोर और मिसेस बाल्फोर में, क्या हुआ कि जो मिस्टर बाल्फोर थे वो क्या थे, एम्प्लॉयड थे श्रीलंका में, ठीक है। इस केस को ध्यान से समझना है और केसेस आप लोगों ने लिखने भी हैं, ठीक है। मिस्टर जो बाल्फोर थे जो कि श्रीलंका में जॉब करते थे, उन्होंने ब्रिटेन विजिट किया, मतलब ब्रिटेन गए टू ब्रिंग हिज वाइफ टू लिव विद हिम, ठीक है, वो अपनी वाइफ को अपने साथ रहने के लिए, कि वो श्रीलंका में उसके साथ रहे। लेकिन मिसेस बेल्फोर नहीं आ सकती थी बिकॉज उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो फिर मिस्टर बेल्फोर ने प्रॉमिस किया, मतलब मिस्टर बेल्फोर ने प्रॉमिस किया अपनी वाइफ को कि वो उसको इतना अमाउंट हर मंथ सेंड करेगा, ठीक है। उन्होंने इसको बोला कि मैं इतना अमाउंट जो 30 पाउंड है मैं आपको पर मंथ भेजूंगा, और वो श्रीलंका आ गया। लेकिन वो अपनी वाइफ को जो उसने प्रॉमिस किया था वो भेज नहीं सका, तो उसकी वाइफ ने क्या किया, उसके अगेंस्ट केस फाइल कर दिया। जबकि फिर जो लॉर्ड एटकिंस थे उन्होंने क्या कर दिया, इस केस को रद्द कर दिया, क्योंकि ये जो एग्रीमेंट था ना, इसमें कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन तो कुछ नहीं था, ये तो हस्बैंड वाइफ के बीच में जस्ट ऐसे उसने बोला था कि मैं तुम्हें ये पैसे सेंड कर दूंगा, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन तो नहीं हुआ, ये चीज़ ध्यान रखनी है। और क्या है कि एन एग्रीमेंट ज़रूरी नहीं है कोई भी एग्रीमेंट जो है
कि वो फ्रेमवर्क ऑफ लॉ में हो, ठीक है। देखो मान लो अगर ऐसा वो लीगली एनफोर्सिबल होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि ए ने प्रॉमिस किया बी को कि वो सी को ना फिजिकली हार्म करेगा, यानी कि उसको चोट पहुँचाएगा, और हुम द लेटर डज नॉट लाइक, जो जिसको मतलब वो बी को ना, जैसे वो कह रहे हैं कि ए ने प्रॉमिस किया बी को कि वो सी को हार्म पहुंचाएगा क्योंकि वो सी को पसंद नहीं करता बी जो है, ठीक है। और बी बोलता है अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें 1000 रुपीज़ दूंगा। अब इसको हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते क्योंकि ये तो लॉ के अगेंस्ट है ना, आप किसी को फिजिकली हार्म पहुंचाएंगे, तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। तो आपने कंक्लूजन भी बताना है। उसके बाद हम बात करते हैं एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कि जो हमारा वैध अनुबंध है उसके क्या क्या आवश्यक लक्षण हैं, क्या क्या उसके एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, यानी कि आपको पता ही है क्या होना चाहिए, दो या दो से ज़्यादा पार्टीज, एक तो कोई भी पर्सन अपने साथ एग्रीमेंट नहीं कर सकता, और एक आपको पता ही है ऑफर होना चाहिए, फिर उसका एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए। जैसे कि मोहन ने प्रपोज किया, मतलब उसको प्रपोजल दिया किसको, कार, मतलब कि सोहन को बोला कि अपनी कार उसको सेल करेगा 50,000 में, और सोहन इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है, तो ये क्या हो जाएगा, एक वैलिड एग्रीमेंट हो जाएगा बिटवीन द टू। उसके बाद कॉम्पिटेंसी और कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़, यानी कि जो लोग आपस में एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कर रहे हैं उनकी कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, अनुबंध करने की उनकी क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ध्यान रखना, एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, अगर वो मेजॉरिटी यानी कि मेजर हो गया 18 ईयर्स से अबव और उसका माइंड प्रॉपर काम करता है, या फिर उसको लॉ ने कभी भी डिस्क्वालीफाई नहीं किया है, ठीक है। अब आप एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर एक पर्सन माइनर है हु हैज़ ए गार्जियन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट और जिसकी प्रॉपर्टी सुपरविजन के अंदर है कोर्ट ऑफ वार्स, सच पर्सन वुड बी कंसीडर्ड अ मेजर, तब जब वो 21 का हो जाता है, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, जब हम साउंड माइंड की बात कर रहे हैं, साउंड माइंड का मतलब ये है कि जो लोग समझ सकते हैं, जो कंडीशंस हैं, टर्म्स हैं कॉन्ट्रैक्ट्स की, वो जो समझ सकते हैं, ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है। अब उसके अलावा जो, अब जैसे कई बार होते हैं हमारी जो कंट्री है ना, एनिमीज ऑफ आवर कंट्री, उनको नहीं लेंगे हम, ठीक है। बैंकक्रप्ट्स जो दिवालिया हो जाते हैं, ठीक है, और जो लोग जेल जाते हैं उन लोगों को हम लोग नहीं लेंगे इसमें, ये चीज़ ध्यान रखनी है। उसके बाद है फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज, यानी कि जो पक्षकार है उनकी स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप दूसरी पार्टी पे, मतलब दूसरे पर्सन पे क्या कर रहे हो, प्रेशराइज करके, उसको इन्फ्लुएंस करके, उसके साथ फ्रॉड करके, ऐसा नहीं कर सकते आप लोग, ओके। और एक चीज़ ध्यान रखनी है कि दोनों का जो मतलब हमारा मीनिंग है, जो चीज़ वो सेल करना चाहता है या दूसरा बंदा जो परचेज करना चाहता है या किसी के भी रिगार्डिंग, वो चीज़ क्या होनी चाहिए, दोनों में कॉमन होनी चाहिए, सहमति होनी चाहिए। जैसे अब यहाँ पर आपको एग्जांपल बताया हुआ है, जो ए है बी को अपनी कार जो है सेल करने के लिए प्रपोजल देता है फिएट कार को फॉर 80,000, बी जो है मान जाता है, लेकिन वो सोचता है कि वो मारुति कार की बात कर रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि वैसे तो उसने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उन दोनों के बीच में डिफरेंस है कॉन्सेप्ट्स का, ए और बी में, तो यहाँ पर दोनों के बीच में एग्रीमेंट नहीं हो सकता, ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद है लॉफुल कंसिडरेशन एंड लीगल ऑब्जेक्ट, यानी कि जो हमारा कंसिडरेशन है वो क्या होना चाहिए, मतलब लॉफुल होना चाहिए और वैधानिक उद्देश्य होना चाहिए, ऐसा नहीं है कुछ आप इलीगल कर रहे हो, ओके। सिंपल सी बात है, अगर अजय ऑफर करता है टू सेल हिज बुक टू विजय ₹4.20 और विजय इसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो ये तो ऑब्वियस है, ये तो सिंपल लॉफुल है। लेकिन आप एक चीज़ देखिए, अगर इलीगल है या फिर पब्लिक पॉलिसी की अगेंस्ट है तो ये एनफोर्सिबल बाय लॉ नहीं हो सकता। उसके बाद है एग्रीमेंट्स नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, यानी कि ठहराव जो है स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ना किए गए हों। जैसे कि मान लो आप ऐसा काम कह रहे हो, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था कि आप कह रहे हो कि ये इम्पॉसिबल है जो काम करना, उसके लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है ना, ये तो वॉइड ही है ना। और ये आप एग्जांपल दे सकते हो गैम्बलिंग का, ये सारी चीज़ें। उसके बाद है राइटिंग एंड रजिस्टरिंग हमारे एग्रीमेंट्स, ठीक है, ठहराव का लिखित, प्रमाणित व पंजीकृत होना। अब जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हमारा मतलब बोलकर भी हो सकता है, राइटिंग में हो सकता है, लेकिन लॉ के अकॉर्डिंग, देखो लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये बेटर रहता है कि हमारा जो है एग्रीमेंट, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो राइटिंग में हो, ओके, ताकि इसको बाद में अगर हमें झगड़े के टाइम ज़रूरत पड़े तो हम इसको देख सकें। ये चीज़ें आप लोगों ने ध्यान रखनी है।
और इसके अलावा अदर फॉर्मेलिटीज़ भी पूरी करनी पड़ती हैं, जो जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए, जैसे कि हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में काफ़ी चीज़ें स्टैम्प और रजिस्टर जो भी है डॉक्यूमेंट्स करने पड़ते हैं, जो भी इसके अलावा ज़रूरत है डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद है कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस, जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है वो रीज़नेबल होगा, प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। अब जैसे आप ऐसे बोल दोगे कि हाँ ये डेड बॉडी है, इसको हम जिंदा कर देंगे, तो ये चीज़ क्या है, ये परफॉर्मेंस हो ही नहीं सकता, ये तो चीज़ हो ही नहीं सकती। तो ये वाला जो है इम्प्रैक्टिकल चीज़ है, तो ये सारा कुछ होगा। अगर एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट इनमें से कोई भी क्राइटेरिया नहीं, मतलब ये वाले जो क्राइटेरिया भी आपको बताइए, ये वाले एलिमेंट्स अगर नहीं होते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, ये एग्रीमेंट ही रहेगा, अगर ये वाले जो पॉइंट्स बताए हैं ये नहीं होंगे तो डिफरेंस देखिए दोनों में क्या है हमारा, ये इंपॉर्टेंट है एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में। सबसे पहले एग्रीमेंट कौन से सेक्शन में डिफाइंड है, 2E में, और कॉन्ट्रैक्ट 2H में। डेफिनेशन बता देंगे दोनों की, अभी आपको बताई हुई है। एग्रीमेंट का स्कोप वाइडर है और जो कॉन्ट्रैक्ट का लिमिटेड है। इसमें लीगल के साथ साथ एक्स्ट्रा लीगल भी आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में ओनली लीगल आते हैं। एग्रीमेंट किस पे बेस्ड है, जब कोई प्रपोजल और एक्सेप्टेंस होता है, और कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट पे बेस्ड है। इसमें लीगल ऑब्लिगेशंस होना ज़रूरी नहीं है, इसमें लीगल ऑब्लिगेशंस होती हैं, ये एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं होता, ये एनफोर्सिएबल बाय लॉ होता है। तो आपको ये अच्छे से करना है ये वाला पार्ट, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे।